नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा भाग 12। इसमें हमें पढ़ने हैं वित्त, संपत्ति, संविदाय एवं वाद, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 के तक हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बारे में। हमें क्या पढ़ना है आज? भाग 12। इसके अंदर क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद, जो कि हमें अनुच्छेद 264 से 300 क्या तक पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अनुच्छेद 264। अनुच्छेद 264 में क्या दिया गया है? निर्वचन। निर्वचन यानी कि व्याख्या। निर्वचन यानी कि व्याख्या। व्याख्या का मतलब क्या हुआ? जो अनुच्छेद हम आगे पढ़ेंगे उनकी जो व्याख्या दी गई है सभी की अनुच्छेद 264 में दी गई है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 265। 264 में क्या बताया? निर्वचन यानी व्याख्या। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 265। 265 में क्या बताया गया है दोस्तों? टैक्स लागू करने के लिए कानून कौन बनाएगा? क्या बताया गया है कि टैक्स लागू करने के लिए कानून कौन बनाएगा? कानून बनते हैं दो स्तर पर, एक तो बनेगा केंद्र में और एक बनता है दोस्तों राज्य में। केंद्र में कौन बनाएंगे? संसद। ठीक है दोस्तों, और राज्य में कौन बनाएगा? राज्य में कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, 264 में क्या बताया मैंने आपको? निर्वचन, जिसमें क्या है? व्याख्या। और 265 में क्या है? टैक्स लागू करने के लिए कानून कौन बनाएगा? केंद्र में संसद बनाएगी और राज्य में विधानमंडल बनाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 266। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 है मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अंतर्गत क्या दी गई है? भारत की संचित निधि। क्या दी गई है? भारत की संचित निधि, जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 266 में दी गई है भारत की संचित निधि, जो कि इंपोर्टेंट है। अब जो भारत की संचित निधि है, इसका क्या होता है? खाता। और ये खाता कहाँ खुलता है? RBI में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 266 में क्या है? भारत की संचित निधि, इसमें खाता होता है और खाता कहाँ खुलता है? RBI में। इसमें क्या होते हैं? पैसा जमा होता है। अब जो संचित निधि में पैसा जमा होता है, वो पैसा कहाँ से आता है और इसमें कब कैसे जमा होता है, अब उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पैसा जमा होगा वो कहाँ से आएगा? टैक्स का पैसा आएगा, वो जमा होगा। फीस का पैसा आएगा, वो जमा होगा। टैक्स का पैसा आएगा, वो जमा होगा। फीस का पैसा आएगा, वो जमा होगा। और जो टैक्स हो गया था, फीस हो गया था, फिर गया था प्रॉफिट, यानी जो इन तीनों से पैसा आएगा वो जमा कहाँ होगा? संचित निधि में। संचित निधि खाता कहाँ होगा? RBI में। और जो पैसा इसमें जमा होगा उसको खर्च कहाँ पर करेंगे? उसको हम खर्च करते हैं कहाँ पर? वेतन देने में। जैसे कि इतने बड़े बड़े अधिकारी है, UPSC का अध्यक्ष होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, राष्ट्रपति का वेतन होगा, इन सभी का वेतन देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं संचित निधि से। इन सभी का वेतन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पैसा कहाँ जमा होता है? RBI में। RBI में खाता होता है संचित निधि का, इसमें टैक्स के द्वारा, फीस के द्वारा और जो प्रॉफिट होते हैं उसको सभी पैसा संचित निधि में जमा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में दोस्तों क्या है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, और आकस्मिक निधि जो है इसमें 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। मतलब आकस्मिक निधि में हमको 500 करोड़ रुपए रखने ही रखने होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो 500 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि के रखे जाते हैं, इनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब राष्ट्रपति इमरजेंसी होती है। ठीक है, यानी कि इनका प्रयोग कब होगा? इमरजेंसी में। इमरजेंसी में कौन निकाल लेंगे? राष्ट्रपति।
लेकिन राष्ट्रपति भी इसमें से कैसे निकालते हैं? अनुच्छेद 123 मतलब 123 मतलब अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश लाके आकस्मिक निधि से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने आपको? अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इससे अगला। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आकस्मिक निधि कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 267 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 268। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 268। अनुच्छेद 268 में क्या बताया गया है? संघ एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर है अनुच्छेद 268 में। ठीक है दोस्तों, संघ एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर। 268 में क्या है? संघ एवं राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर। ठीक है दोस्तों, अब 268 के बाद 269 नहीं आपको पढ़ना, 70 नहीं पढ़ना, 71 नहीं पढ़ना, 72 नहीं पढ़ना, 73 हम पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 273 में क्या कहा गया है दोस्तों? जूट और जूट उत्पादों पर लगाए जाने वाले कर। कौन से में? 273 में। जूट और जूट उत्पादों पर लगाए जाने वाले कर। ठीक है, 273 में हमें क्या पढ़ना है? जूट और जूट उत्पादों पर लगाए जाने वाले कर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 जो इम्पोर्टेंट है, इस भाग के मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट बताऊंगा। 275 में क्या है? कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलता है। ठीक है साथियों, कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से अनुदान। अनुच्छेद 275 में क्या है? कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से अनुदान। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 279। 275 में क्या बताया मैंने आपको? कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से अनुदान। और ये 279 है, इसमें क्या होता है? जो सरकार की आय होती है, उस आय में से खर्चे घटा के जो शुद्ध आय होती है उसकी गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? शुद्ध आय की गणना। अनुच्छेद 279 में क्या है दोस्तों? शुद्ध आय की गणना। फिर आता है 279A। 279A कल मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया था 246A और 279A दोनों एक ही बात से संबंधित है। 246A बताया था मैंने कल आपको। पहले मैं आपको 279A के बारे में बता दूं, उसके अंदर क्या है? जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद 279A में क्या है? जीएसटी परिषद। और कल मैंने आपको क्या बताया था? 246A, उसमें क्या था? जीएसटी। खाली जीएसटी किसमें है? 246A में है और जीएसटी परिषद क्या है? 279A में है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही इंपोर्टेंट है। अब जो अगला अनुच्छेद आने वाला है आपके सामने, भोकाल मचा देगा, क्वेश्चन 100% बनने की संभावना होती है। अनुच्छेद 280 से। अनुच्छेद 280 दोस्तों, अनुच्छेद 280 में क्या दिया गया है? हमारा वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में हमारे क्या दिया गया है? वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। सारी बातें नोट करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। वित्त आयोग का जो गठन है, इसको कौन करते हैं? गठन को, इसके गठन को करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। वित्त आयोग की स्थापना 1951। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष।
कार्यकाल कितना होता है दोस्तों इनका 5 वर्ष। और जो इनकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग की स्थापना 1951, गठन राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष और योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या होता है वित्त आयोग का? वित्त आयोग का काम ये होता है जो भारत की संचित निधि से जो वेतन दिया जाता है ना, जो भारत वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उसका जो वेतन दिया जाता है वो भी भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। और हम सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्य होते हैं दोस्तों 5। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। एक तो होता है अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं, किसमें? वित्त आयोग में। ठीक है दोस्तों, और जो वित्त आयोग है ना, इसका कार्य क्या होता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का निर्धारण करना। ये बात भी आप लिख लो। ठीक है दोस्तों, कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का निर्धारण करना। और इसके लिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि यह एक हमारी संवैधानिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। अब हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 13वें के कौन थे, 14वें के कौन थे, 15वें के कौन थे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रथम वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी। ये दोस्तों आपको सारे याद रखने हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और दोस्तों 13वें अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। प्रथम केसी नियोगी, 13वें विजय केलकर और 14वें कौन थे दोस्तों? वाई बी रेड्डी। ठीक है दोस्तों, 14वें अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? वाई बी रेड्डी। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 15वें कौन है? एन के सिंह। एन के मतलब नंद किशोर सिंह। ठीक है दोस्तों, 15वें कौन है? नंद किशोर सिंह। एक बार मैं आपको इसे रिपीट करा देता हूँ, इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है। अनुच्छेद 275 में क्या दिया गया है? कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से अनुदान। ठीक है, और 200 फिर 279 में क्या है? शुद्ध आय की गणना। फिर 279A में क्या है? जीएसटी परिषद। और 246A में क्या है? जीएसटी। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 280 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पर्सन पेपर में छपेगा ही छपेगा। इसमें क्या है? वित्त आयोग स्थापना 1951, गठन कौन करेंगे? राष्ट्रपति, कार्यकाल 5 वर्ष, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के बराबर, कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का निर्धारण करना। यह एक संवैधानिक संस्था है। 5 अध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य। प्रथम कौन थे अध्यक्ष? केसी नियोगी। 13वें कौन थे? विजय केलकर। 14वें कौन थे? वाई बी रेड्डी। 15वें कौन थे? एन के सिंह। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 281, 82, 85, 87, 92, 93, 98, 99, 361। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 281 में क्या कहा गया? वित्त, यानी वित्त संबंधी जो भी बात होगी तो किसमें होगी? अनुच्छेद 281 में होगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 282। 282 में क्या बताया गया है? संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, यानी संघ राज्य द्वारा जो अपने राजस्व से व्यय किए जाएंगे उन संबंध में अनुच्छेद 282 है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं 285। 285 में क्या है? संघ की संपत्ति को राज्य कराधान में छूट। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं केंद्र ही पावर में है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अनुच्छेद 287। 287 में क्या है? जो विद्युत कर है उन पर छूट। अनुच्छेद 287 में क्या है? विद्युत करों पर छूट। फिर आता है 292। 292 में क्या है? भारत सरकार द्वारा विदेशों से लोन, यदि भारत सरकार विदेशों से लोन लेती है तो अनुच्छेद 292 के तहत लेती है। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रम में अनुच्छेद 293 क्या है? राज्य
द्वारा लोन लेना। यदि राज्य लोन लेंगे तो अनुच्छेद 293 है, और भारत सरकार विदेशों से लोन लेगी तो अनुच्छेद 292 है। अब आता है 298 में क्या है दोस्तों, व्यापार करने की शक्ति, आप व्यापार कर सकते हो। 299 में क्या है, संविदाएं। 300 में वाद एवं कार्यवाहियां, और अनुच्छेद 300 क्या है, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक है संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि पहले क्या था, मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसको क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार कब बनाया, जब मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 281 में क्या है, वित्त। 282 में क्या है, संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। और 285 में क्या है, संघ की संपत्ति को राज्य कराधान में छूट। 283 में क्या है, विद्युत करों में छूट। 292 में क्या बताया, भारत सरकार द्वारा विदेशों से लोन। और 293 में क्या है, राज्य भी लोन ले सकते हैं। 298 में क्या है दोस्तों, व्यापार करने की शक्ति। 299 में संविदाएं, और 300 में वाद एवं कार्यवाही, और 300 में क्या है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया। भाग 12 में, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, वर्तमान में क्या है, कानूनी अधिकार। ठीक है दोस्तों, भाग 12 आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको दोस्तों पूरी क्लास समझ में आई होगी। इसको आप एक बार और देख लेना, आपको पूरा अनुच्छेद क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ आप रोज ऐसे ही जुड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशन, ठीक है, जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं, लौट कर यादें आती हैं दोस्तों वक्त नहीं। जय हिंद दोस्तों।